बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि सियासतदानों के रूप में जलाओ घेराव करने वाले शरपसंद अनासिर के साथ मुकालमा नहीं किया जा सकता। मज़ीद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये लोग जो हैं इनका मुहासबा होना चाहिए, जो जलाओ घिराव कर रहे हैं, शरपसंद अनासिर हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बेशक मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसे अनासिर जो अगर मुल्क में मौजूद हैं और वो रियासत पर हमले कर रहे हैं, रियासत की अलामतों को हमला जो है उसका निशाना बना रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, क्योंकि हकीकी जमहूरियत में इनकी कोई जगह नहीं है। एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से खुद मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आना चाह रही है हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो फिर आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना अलार्मिंग हो सकता है मुल्क की सूरत हाल, और इसका बढ़ता हुआ दर्जे हरारत कैसे कम हो सकेगा? ये चंद सवालात हैं जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, खुशामदीद कहना चाहूँगी। अरसलान खालिद सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और शुएब शाहीन साहब लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहेंगे। सना, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या हुकूमत का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो ये फैसला सामने आया है कि वो PTI से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? आपके सवाल के दौरान आपकी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी, मैं सुन नहीं सकी आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म की जानिब से जो फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, मेरे लिहाज से तो एक तरह से ये फैसला दुरुस्त है। उसकी वजह बड़ी ये भी है कि हुकूमत की तरफ से अगर हम देखें तो पिछले कुछ अरसे के दौरान जब तक 9 मई का वाक़या पेश नहीं आया था, तो बहुत मर्तबा कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत की जाए। फिर ये कि कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ चालाकियों से काम लिया गया, ख़ास तौर पर उस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझ चुकी थी कि बहुत से अहम फैसले इक़्तिदार के ऐवानों में होने हैं और उसके लिए पार्लियामेंट में वापस आना बड़ा ज़रूरी होगा, तो पार्लियामेंट के दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक मौका हुकूमत की तरफ से भी दिया गया, लेकिन फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मौक़ों को हासिल करने की कोशिश की तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ खींच लिया। और मेरा ख्याल ये है कि अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो शायद कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने के लिए बहालत मजबूरी हुकूमत को बैठना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डंडे के साथ इन दोनों को बिठाया था और हुकूमत और अपोजिशन बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे नीम दिली के साथ, और ऑब्वियसली उसका कोई नतीजा नहीं निकलना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहती थी और हुकूमत भी जो थी वो नेक नियति के साथ उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए और उसका कोई नतीजा नहीं मिला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि जी मुज़ाकरात के लिए हमें कुछ मजीद वक्त चाहिए। लेकिन इस दौरान 9 मई का वाक़या पेश आ गया और मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात का जो बाब है मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया। लेकिन मेरी नज़र में ये सवाल भी अहम है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ऐसे सिनेरियो में आखिर डार साहब जो है उन्होंने एक रोज़ पहले ये क्यों कहा कि जी पहले खान साहब जो है वो कौम से माफ़ी मांगे, पाकिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगे और उसके बाद उनसे मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन अंदरूने खाना कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये कि सियासत में कहीं पर भी कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल डेडलॉक नहीं होती और कोई चीज़ जो है उसका इख्तिताम नहीं होता। इसमें हमेशा हर चीज़ के लिए ऑप्शन खुले होते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के बाद उनको 9 मई के हवाले से जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं मिलती हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मेन स्ट्रीम में दोबारा सियासत करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सना, आपका पॉइंट आ गया है, इसी को हम आगे लेकर जाएंगे। अरसलान, आप क्या समझते हैं, जैसे कि सना कह रही हैं कि मुज़ाकरात ना करने का फैसला दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी भी हाईलाइटेड है या अंदरूने खाना इस पर काम भी हो सकता है, आपकी नज़र में क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया हुमा। मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में अब बात गुजर गई कि अब मुज़ाकरात किसी सूरत भी होंगे ना, मुझे लगता है कि इसका कोई ऑप्शन मौजूद है। मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूँ। अब की बात नहीं है जब 9 मई हो गया या इमरान खान साहब इस वक्त
पावर में नहीं हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो तब इन्होंने अपोजिशन को कभी किसी मौके पर लिफ्ट नहीं कराई। आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की गई, ये खातिर में नहीं लाए, दीगर मामलात हुए, ये खातिर में नहीं लाए। हत्ता कि फरवरी 2019 जब एस्केलेशन, जब भारत एक तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हो गया, तो इमरान खान साहब ख़ुद बतौर मुल्क के वज़ीर आज़म भी अपोजिशन की जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, वो किसी ना किसी को नॉमिनेट करते थे। फिर उन्होंने एक नारा लगाया कि ये चोर और डाकू हैं, इनके साथ मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा। फिर ये सब चलता रहा, फिर इमरान खान साहब का इक़्तिदार गया, फिर इनको दावत दी जाती रही मुज़ाकरात की, तो इन्होंने कहा पहले मुझे आप तारीख़ दें इंतखाबात की, फिर मैं मुज़ाकरात करेंगे हम। मतलब आप कंडीशनल कर रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात का मकसद ही होता है कि बैठ के चीज़ों को तय किया जाए। आप अपने बात मनवा के मुज़ाकरात नहीं करते हैं, लेकिन यकीनन दे वर नॉट इन द मूड, और इनको इनकी एक खाम ख्याली थी, मैं कहूँगा कि जी जिसमें ये सर्वे दिखाते हैं कि 70% पाकिस्तान की आवाम इनके साथ हैं, 80% साथ हैं, वो इनके खुद साख्ता सर्वेज हैं, जबकि रियलिटीज़ फ़र्क हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि बड़ी पॉपुलर सपोर्ट खान साहब को है, लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं बैठूंगा किसी के साथ। फिर इन्होंने कहा कि खान साहब को अपनी रेड लाइन बना के एक बयानिया ये कौम की ज़हनों में डालते रहे। आप 9 मई को इतना हल्का नहीं ले सकते, आप 9 मई के वाक़यात को इस तरह से नहीं भुला सकते। उसका इम्पैक्ट आज भी है, बड़ा शदीद है, और ये स्टेट और में अगर अब आप पे दबाव है तो अब आप मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? नहीं, अब तो आपको किसी ने कहा ही नहीं ना कि आप मुज़ाकरात करें। आपने तो खुद से, जब आप अकेले रह गए नए लोगों पर मुश्तमिल, जिनमें से आधे लोग आपके भागे हुए हैं, आधे उनमें से जेलों में हैं, आपने खुद साख्ता एक कमेटी तश्कील दे दी, अब आप कह रहे हैं आए मेरे साथ मुज़ाकरात करें। आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। क्यों करें मुज़ाकरात? नहीं करने चाहिए मुज़ाकरात। और जो 9 मई के वाक़यात हैं उन पर जो स्टेट का स्टांस है अब तक, आई मस्ट अप्रिशिएटेड, जितना भी सख्ती से इसमें मुलव्वस नासिर के साथ निपटा जाए वो उतना ही बेहतर होगा, और एक प्रेसिडेंट सेट किया जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई ना करने। यकीनन ऐसा ही है। शुएब साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जब हम अक़वाम आलम की बात करते हैं तो वहाँ से भी ये मुतालबा सामने आया कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। अब हुकूमत में जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं, तो आपकी नज़र में हुकूमत का ये फैसला कैसा है? क्योंकि हमारे दोनों मेहमानों का तो यही जानना है और मानना है कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है। मेरा ख्याल है हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो मीडिया ट्रायल से और 9 मई के एक तरफा किए जाने वाले जो एक प्रोपेगेंडा है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, मेरा ख्याल है। इस वजह से उनकी राय है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं तस्दीक कर देता हूँ। मेरे ख्याल से हम दोनों मेहमान आज़ाद सहाफ़ी हैं, पीटीआई के सहाफ़ी भी नहीं है, पीटीआई के वकील भी नहीं है। जी प्लीज। और एक पॉइंट है वो ये कि मैंने ये नहीं कहा मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मैंने कहा कि सियासत में इवेंचुअली मुज़ाकरात की तरफ ही जाना पड़ता है। मैंने बेसिकली ये पॉइंट रेज किया था। जी, इल्जाम दर इल्जाम पे आ जाते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ। मैं पीटीआई को के साथ मैं मोहब्बत रखता हूँ, पीटीआई को मैं पसंद करता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कि इसलिए कि मैं पीटीआई का वन ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर हूँ या मैं उनका लीडर हूँ, इसलिए कि जो पिछले 1 साल से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, जो एक पार्टी को या एक शख्स को दबाने के लिए 150 से ज़ायद सियासी मुकदमात बना दिए गए हैं। एक शख्स सिर्फ इलेक्शन मांग रहा है और आप कहते हो उसके ऊपर कि जी नहीं ये दहशतगर्द है, ये जी गद्दार है, 150 से ज़ायद मुकदमात बना लिए हैं, कातलाना उसके ऊपर हमला कर दिया है। एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, आप उसको गालियां देते हो और आज़ाद अदलिया पे चढ़ाई कर देते हो। एक रियासती दहशतगर्दी का आगाज कहाँ से हुआ था 9 मई को? इसलिए कि आपने एक अदालत, जो कि अदालतें वन ऑफ द पिलर ऑफ द स्टेट हैं, हमारी आर्मी, हमारी फौज हमारे मुल्क की है, हमें उससे मोहब्बत है और वो हमारे मुल्क की बका की जामिन है, हमें उससे कोई गरज नहीं है, दूसरी राय नहीं है। जो कुछ रात को हुआ हम उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन आगाज कहाँ से होता है? आप एक वन ऑफ द पिलर ऑफ द स्टेट, जो अदल इंसाफ के बगैर आपका निज़ाम ममलिकत नहीं चल सकता, वहाँ अटैक करते हैं, अदलिया के शीशे तोड़ देते हैं, अदालतों के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, आप उसको उठा के ले जाते हैं और उसके नतीजे में जो कुछ रात को हुआ, फिर उसको साजिश के तहत आपने उसको मैनेज कराया और 3 दिन 2 दिन जो कुछ ड्रामा रचाया रखा। बिल्कुल ऐसा ही है शुएब साहब, इसको हम इन डिटेल फिर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि व्यूअर्स का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं, क्या हुकूमत का इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। तो 29% का ये मानना है कि ये फैसला दुरुस्त है, जबकि 71% ये मानते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। 29% का कहना है कि फैसला दुरुस्त है, 71% ये मानते हैं फैसला दुरुस्त नहीं है। आज के दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान को बातचीत का मशवरा दिया था, अगर 4 साल पहले वो मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाते तो आज ये नौबत ना आती। मज़ीद उन्होंने कहा कि नैब का भी ये वाज़ेह हो चुका है कि केसेस जाली बनाए गए थे, नैब अब माफ़ी मांग ले। और चेयरमैन नैब के हवाले से उनका ये कहना था कि चेयरमैन नैब को ये चाहिए कि वो झूठे केसेस की तहकीकात ज़रूर करें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा कि कैमरे जो है, मैं जब भी बात करता हूँ नैब केसेस के हवाले से, जब भी मेरा मानना है और यही कहता हूँ कि इन कैमरा जो है वो इन केसेस को दिखाया जाए और इनकी तहकीकात कराई जाए। अब हमारा सवाल जो हमारे पैनल से होगा वो भी यही है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी ने जो मुतालबा किया है कि वो इन कैमरा जो है वो नैब केसेस को चलाया जाए, इनका मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। सना, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो मुतालबा सामने आया है वो आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, इन कैमरा करना या ना करना मेरी नज़र में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में ये है कि आखिर नैब किन केसेस को टेकअप कर रहा है और नैब किस किस दौरे हुकूमत में किस किस के खिलाफ टेकअप कर रहा है। पहले तो मैं शोएब शाहीन साहब से एक छोटी सी दरख्वास्त ज़रूर करूँगी कि जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप एक बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो लॉ एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन उस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रही थी थोड़ा सा अरसलान साहब का डिफरेंट था और मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि देखें, जो कुछ भी है, हुकूमत अगर ये कह भी रही है कि मुज़ाकरात अब नहीं करने हैं, तब भी इवेंचुअली आज नहीं तो कल हुकूमत को मुज़ाकरात की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप मुकम्मल तौर पर माइनस नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सी अर्ज मैंने की थी। अच्छा, दूसरा आपके पॉइंट की तरफ आती हूँ कि नैब पे हम बात कर रहे थे। देखिए, इन कैमरा होना या ना होना मेरी नजर में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त की जो विक्टिम पार्टी थी वो नून लीग थी। मेरे ख्याल में शायद ही कोई टॉप टीयर का लीडर होगा जिसके खिलाफ नैब के केसेस नहीं बने। और उसमें सबूत क्या दिए गए, ट्रायल्स क्या हुए, किस तरीके से केसेस चले और उसके बाद 2-2 साल 1.5 साल जेलों में रहने के बाद वो लोग रिहा हो गए, या कुछ के केसेस अभी भी मौजूद हैं लेकिन वो जमानत पर हैं। तो मेरे ख्याल में नैब को हमेशा पॉलिटिकली दूसरी ओपोनेंट्स को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें सरासर कसूर किसका है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनके दौर में भी नैब के साथ यही हुआ। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे दरखास्तें करती रही कि नैब को खत्म कर देना चाहिए बहैसियत इदारा, जब हमारे पास FIA या एंटी करप्शन या इस किस्म के दीगर महकमे मौजूद हैं। लेकिन नून लीग ने भी यही किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ऑब्वियसली उन्होंने भी यही करना था, उन्होंने भी यही किया। और अब इस वक्त नून लीग यही बातें कर रही है और साथ में नैब के लॉ में अमेंडमेंट्स कर रही है। अगर आपको खुद आप ये कहते हैं कि आप इस जो इदारा है इसके विक्टिम रहे हैं, आपके खिलाफ झूठे केसेस बने हैं, तो क्या वजह है कि आप नैब को खत्म नहीं कर सकते? क्या वजह है कि आप अपने दूसरे आपका पॉइंट आ गया। अरसलान, आप क्या समझते हैं, जब हम नैब की बात करते हैं तो हमेशा हिट लिस्ट पर आए ये इदारा, बतौर इदारा क्या नैब सियासी इंजीनियरिंग से काम ले रहा है? हुमा, उस पर आने से पहले मैं भी ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं 30 सेकंड में जो पिछला सवाल था उसको। देखें, आइडियली तो मुज़ाकरात बेहतर और वाहिद रास्ता होते हैं किसी भी सूरत में। सना भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि इवेंचुअली उसी तरफ आना पड़ेगा। जो मेरा पॉइंट था पहले भी वो ये था कि अब बहुत देर हो चुकी है। शायद मुज़ाकरात का आगाज़ खान साहब को जब अपने दौरे इक़्तिदार से करना चाहिए था और चीज़ों पर मुश्तरका फ़ैसले लेने चाहिए थे। करते करते अब 9 मई हो गया और उसके बाद मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मौक़िफ़ अपना चुकी है कि वो शरपसंदाना कार्रवाइयाँ थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की, उकसाया गया। अब सवाल ये है कि आया जब आप किसी को शरपसंद कह देते हैं या आप मान चुके हैं तो आप उसी ज़ाब्ते के तहत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे या दोबारा से अपना स्टांस चेंज करके उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, या फिर जिस ऑप्शन का भी पहले सना ने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब आया माफ़ी मांगेंगे, मुजम्मत नहीं सिर्फ माफ़ी मांगेंगे 9 मई के वाक़यात पर और फिर मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। तो ये तो मज़ीद मैंने उसको तफसील से आपको बता दिया। जो खाकान अब्बासी साहब की बात है, अभी जब आप ये बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक शख्सियत अचानक से उनका नाम आया। हमने मुख्तलिफ अदवार में मार्शल के देखा है कि मुख्तलिफ ऐसे वज़राए आज़म आए जो बड़े ताकतवर थे, मौजूद थे, फिर ऐसे गायब हुए कि दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत जो कि इमरान खान साहब ने चलाई
اس میں یہ مانگے تانگے کہ لوگ کہاں سے آئے تھے, کوئی برطانیہ سے, کوئی امریکہ سے, جو دہاڑیاں لگا کے, میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ ہم نے کیا ریکور کیا جب ہم احتساب کرتے رہے اور یہ کیسز بنتے رہے یا بناتے رہے یا ماضی کے کیسز کو چلاتے رہے, اور اس کے بعد وہ آج کوئی قربانیاں دینے والوں میں نہیں ہے. وہ کہاں ہے, اپنا بریف کیس اٹھایا, یہاں سے چلے گئے. نہ عمران خان صاحب ان کا ذکر کرتے ہیں. تو نیب نے بہرحال چیزیں غلط کی ہیں. خاقان عباسی صاحب کا جو موقف ہے, وائی ناٹ, اگر یہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو وہ یقیناً اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو جائے تاکہ پتہ لگ جائے کتنا فیئر ٹرائل اور کیا معاملات ہوتے ہیں, عام عوام بھی دیکھ سکیں کس طرح سے معاملات عدالتوں میں نیب. ٹھیک ہو گیا. شعیب صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ مطالبہ درست ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, انہوں نے تو ان کیمرہ پروسیڈنگز کی بات کی ہے. ان کیمرہ پروسیڈنگز تو یہ ہوتی ہیں کہ کسی کے سامنے نہ ہوں. کیمرہ کے سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے سامنے اوپن ٹرائل کریں. اوپن ٹرائل تو ابھی ہو رہا ہے. ان کیمرہ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ بند کمرے میں ہو تاکہ کسی کی ڈیفیمیشن نہ ہو. میں معذرت قطع کلامی کی شعیب شاہین صاحب, خبر میں واضح لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا آج بھی کہتا ہوں کیمروں کے سامنے کیس چلایا جائے. اچھا, مجھے نہیں پتا, جو میڈم نے کہا ان کیمرہ. اچھا نہیں, میں وضاحت کر رہا ہوں کہ خبر یہ ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کیمروں کے سامنے. جی میں آئی سٹینڈ کریکٹڈ. اگر تو انہوں نے ان کیمرہ کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے سامنے نہ کریں تاکہ لوگ ڈیفیم نہ ہوں. جب رزلٹ سامنے آئے گا وہ پتہ چل جائے گا. اگر انہوں نے کیمرہ کے سامنے کی ہے, یہ تو ہوتا ہی کیمرہ کے سامنے ہے پریکٹیکلی, چونکہ عدالت میں کوئی بھی صحافی جا سکتا ہے, کوئی بھی شخص جا سکتا ہے. ہاں, یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو. میرا خیال ہے کہ اس کی اگر تو لاء نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صحافیوں کو بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی, اوپن ٹرائل ہوتا ہے, اوپن کورٹ ہوتی ہے, کسی قسم کی کوئی, چونکہ کورٹ سٹریمنگ کا ابھی پرنسپل ہمارے ملک میں شروع نہیں ہوا, اور اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ سپریم کورٹ سے شروع ہونا چاہیے تاکہ وہ لائیو جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے کہیں بھی سن سکیں. لیکن اس کے اندر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ اس پہ ہمارے سے اوپینین مانگی تھی جب میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا بھی. اس وقت بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی تھی, لیکن وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے لیے بھی کوئی بھی قانون بنا دے تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے چند ایک کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایگزمپٹڈ ہونے چاہیے, جیسے ریپ کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. دیکھتے ہیں کہ پبلک کا کیا پول ہے. 88% کہتے ہیں کہ جی ہاں شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ درست ہے, جبکہ 12% کا یہ ماننا ہے کہ یہ مطالبہ درست نہیں ہے. ناظرین, ہمیں ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ کچھ معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا ہے اور پروگرام مکمل کرنے کے لیے مدد بھی مانگ لی ہے. وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو بجٹ IMF کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے, جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز IMF کے ساتھ شیئر بھی کر دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ IMF کے مشن چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کی میعاد جون کے آخر میں ختم ہو رہی ہے. بورڈ اجلاس کے لیے حکام سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا IMF سے معاہدہ ہو پائے گا یا نہیں. آنے والے وقت میں مہنگائی کا طوفان مزید بڑھے گا یا نہیں, اس حوالے سے ہمارے پینل کا کیا کہنا ہے انہیں سے جان لیتے ہیں. ثنا, آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گی. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت اور IMF کے درمیان, کیا معاہدہ ہو پائے گا IMF سے یا نہیں, یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑے گا؟ دیکھیں, ابھی تک اس میں بڑی انسرٹینٹی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو, اور شاید اس میں اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو باقی پینلز کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ آئی تھنک فیبرری کے مڈ میں IMF کا وفد جو تھا وہ آیا تھا پاکستان, اور پھر یہ لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کی شرائط بھی مان لی گئی تھی, کچھ اپنی چیزیں بھی سامنے ٹیبل پر رکھ دی گئی تھی, اور اس کے بعد اس وقت کے بعد پاکستان سے جانے کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر بھی ان سے میٹنگز ہوتی نہیں تھی. اور فیبرری سے لے کے میرا خیال ہے اپریل تک ہم یہی سوچتے رہے کہ ہر آنے والا ہفتہ جو ہے اس میں IMF سے ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے ایگریمنٹ نہیں ہو پائے گا. اگر تو یہ درست ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کے بڑے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے, کیونکہ پاکستان میں ابھی اگلے ماہ بجٹ پیش ہونا ہے, اور بجٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ IMF سے لنک کرتی ہیں. بجٹ میں پھر وہ کٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے, وہ تمام مراد جو کہ عوام کو دینی ہے یا کچھ سہولیات عوام کو اگر تو دینی ہے تو وہ پھر پاسبل نہیں ہو سکیں گی. پھر میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر ڈار صاحب نے بڑا درست سٹیٹمنٹ دیا
کہ ہمیں الٹرنیٹو دیکھنا پڑے گا. IMF از ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن. آپ کے پاس جب تک کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوگا آپ اسی طریقے سے IMF سے بلیک میل ہوتے رہیں گے, یا پھر آپ پرانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا گورنمنٹس ہیں ان کو بلیم کرتے رہیں گے کہ جی جاتے جاتے انہوں نے کانٹریکٹ خراب کر دیا اس لیے IMF ہمارے ساتھ اتنی سختی کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ صرف یہی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ کیونکہ PTI نے کانٹریکٹ خراب کیا اور اس کی وائلیشن کی اس لیے IMF اتنی سختی کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی, اور ماضی میں بھی پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ جو اگریمنٹس پہ باتیں کرتی تھیں یا پھر جو سرسری اگریمنٹس کیے جاتے تھے وہ اس سے بہت باہر جا کے بہت کچھ کرتی تھیں. ٹھیک ہو گیا سنا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ باقی مہمانوں کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا وقت دے دیں. ارسلان, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, جب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ نہیں ہوگا, یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل کا بھی یہی بیان آیا ہے کہ نہیں ہوگا معاہدہ, اور بلومبرگ کا بھی یہی رپورٹ ہے کہ خدشات ہیں کہ نہیں ہوگا معاہدہ, تو اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی اس کو کیسے سمجھ پائے گا؟ کیا وہ صرف یہی سوچ سکتا ہے کہ مہنگائی کا طوفان بڑھے گا یا پھر پاکستان کو نقصان پہنچے گا؟ اصل میں کیا ہوگا؟ ہما, میں ثنا کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور ساتھ ہی جس طرح عام آدمی کی آپ نے بات کی تو میں بھی عام آدمی ہوں, اور میں ٹیکنیکل تو ہوں نہیں ہوں اس میٹر پہ کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس کو اس طرح سے انالائز کر پاؤں. بس کچھ سوالات یہاں پر چھوڑے جاتا ہوں جو میرے ہیں اور جو میرے کنسرنز ہیں, ان میں زیادہ تر کا ذکر ثنا نے کر دیا. اب 1 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے, تقریباً 14 ماہ ہو چکے ہیں اس حکومت کو. کیوں معاملات نہیں طے پا رہے, کیوں چیزیں نہیں چل پا رہی ان سے؟ پہلے تو ملبہ ڈالا کہ یہ خرابی معیشت کی عمران خان صاحب کر گئے تھے, اب ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہی؟ چلو 14 ماہ گزرنے کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. ارسلان, وقت شارٹ ہے, ہمیں کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. جو ہمارا پول ہے اس کے حوالے سے بتا دیں, 85% کا ماننا ہے کہ جی ہاں IMF سے معاہدہ نہ ہوا تو مہنگائی بڑھے گی, جبکہ 15% یہ مانتے ہیں کہ نہیں, مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا. ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. اللہ نے کے بعد.